डिफेंस सर्विसेज एक ऐसी सर्विस है जो कि पूरे देश में नंबर 1 पे मानी जाती है ईमानदारी के लिए, एक सेल्फलेस नेशनल सर्विस के लिए। इसलिए अगर आपको मौका इसमें मिलता है तो ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपका एम है डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करने का तो उसके लिए काफ़ी मेहनत, हिम्मत, जिद और एक प्लान्ड तरीके से अपने काम को आगे करने की ज़रूरत है। बीच में अगर कोई रुकावट आती है उस रुकावट का रास्ता ढूंढना है। दूसरी बात जो डिफेंस में वो होती है वो है कि आपको एक ऐसी चीज़ का एहसास होता है जो कि किसी भी सर्विस में नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ पुलिस में भी नहीं मिलता है, और वो होता है मौत से एकदम आमना सामना। उसी लेवल पर या तो आपको निकाल दिया जाएगा बाद में, या फिर आप अपने आप छोड़ दोगे, आपसे काम नहीं होगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। उस समय मैं चौथी 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दे करके चौथी पास करके 5वीं के एडमिशन के लिए गया था मैं केंद्रीय विद्यालय आगरा। उन्होंने मुझे एडमिशन लेने से इनकार कर दिया, बोला कि इसकी हालत तो मतलब वो पहली क्लास में भी जाने लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप में से अगर आपके अंदर वो पैशन है तो आपके अंदर से ज़रूर कोई न कोई बाहर निकलेगा। कोई मानिक बन सकता है, कोई करियप्पा बन सकता है, ठीक है, कोई विक्रम बत्रा बन सकता है, कोई मनोज पांडे बन सकता है, कोई दुष्यंत सिंह भी बन सकता है। तो कहने का मतलब है जय हिंद। जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप लोग सब WDA अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं और NDA और बाकी जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला कदम सफलता की वो होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये काम करना है। दूसरा कदम होता है जब उसके लिए आप तैयारी करने की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अभी दूसरे कदम पर आ गए हैं, यानी कि आप लोग तैयारी वाली स्टेज पर आ गए हैं। तैयारी के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि मैं खुद में मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर इतना काबिलियत है कि मैं खुद तैयारी करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ हिंदी में बोलूँगा, लेकिन मेरी ये सजेशन होगी आप सभी से कि आप लोग धीरे धीरे थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होगा आप लोगों का फाइनली, उसमें ये देखा गया है कि इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश देन योर टास्क बिकम्स दैट मच ईजियर, बिकॉज आप अपना पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा हो जाता है आपका, क्योंकि बल्क ऑफ द जो इंटरव्यू वगैरह होता है वो इंग्लिश में होता है। वो अपनी जगह पर है, तो ये एक दूर वाला टास्क है आपके लिए। यू हैव लॉट ऑफ टाइम विथ यू। तो साथ ही साथ जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश कन्वर्सेशन एंड ग्रामर, because unless you speak properly as per your grammatical rules and procedures, you will not be able to express properly, right? And you can only express properly if you think in English and speak in English. I am not trying to translate from Hindi to English, okay? So that kind of expertise must come into you in the long term. इतना इंग्लिश में बोल के अब मैं हिंदी में शुरू होता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि आप अपने दूसरे कदम पर आ गए हैं। अब यहाँ से आपको जो फोकस है वो आपको एक लक्ष्य को ध्यान में रख के करना है, और वो है कि मुझे डिफेंस सर्विसेज में जाना है। अब इस डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए कुछ लोगों के पास ये
एम रहता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सर्विस में जाऊं या तीनों में से कोई भी सर्विस में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसमें चला जाऊं, क्योंकि उसके पास कोई ख़ास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि जिससे कि वो डिसाइड करे कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, या उसको अपने अंदर उस काबिलियत का शायद उतना अंदाज़ा नहीं है कि मेरे लिए आर्मी ठीक रहेगी या एयरफोर्स ठीक रहेगी या नेवी ठीक रहेगी। इस कन्फ्यूजन के बारे में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये तीनों सर्विसेज अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी है, और जिसमें भी आपको मौका मिलेगा आपको देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा, और वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसको कि आपको हासिल करना है। अब हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरफ के जो बच्चे हैं, उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि एक ऐसा माहौल है उनके आसपास दो तरह का। जब मैं छोटा था तो मुझे भी यही सब सुनने को मिलता था कि भाई बिना कुछ घूस वूस दिए आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा, या आप कहीं डिफेंस में नहीं जा सकते, या किसी भी सर्विस में नहीं जा सकते। और दूसरा जो माहौल होता है वो ये होता है कि पढ़ाई के ऊपर जो ध्यान है वो बिल्कुल शून्य के बराबर होता है। आप समझ रहे हैं? तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी ज़िंदगी से दूंगा। जब मैं बहुत छोटा था तो आजकल तो लोग नर्सरी में जाते हैं, फिर केजी में जाते हैं, फिर एक कोई ट्रांजिशन होता है, प्ले ग्रुप होता है, उसमें जाते हैं, फिर फर्स्ट में जाते हैं। और आजकल नया रूल निकला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि फर्स्ट आप साल होने के बाद ही जा सकते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में क्या होता था कि हम गांव में पढ़ते थे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव होता था आजमगढ़ में, आजमगढ़ ज़िले के अंदर गंभीर बन नाम था उसका, नाम है उसका, अभी भी है वो गांव, और अभी भी मैं जाता रहता हूँ उस गांव में। तो मैंने उस गांव की जो पाठशाला होती है ना, जो मट्टी की थी, मट्टी के 2-3 मकान थे, उसमें हम पढ़ने जाते थे। एक दो टीचर होते थे जिनके हाथ में हमेशा वो संटी होती थी, वो पतली वाली बांस की पतली केन होती है, वो रहती थी। और जब हम उनका काम नहीं करते थे, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोगों से काम हम कराते रहते थे, खाना ला दे, पानी ला दे, ये सब चीज़ें कराते थे। पढ़ाई स्पेयर टाइम में किसी मास्टर ने करा दी तो करा दी, नहीं तो भाई अब अपने आप है। पास कराई के लिए हमको बोलते थे 1 किलो गेहूँ ले आओ और 1 किलो चावल ले आओ, पास हो जाओगे। पहली से दूसरी में चले जाओगे, दूसरी से तीसरी में चले जाओगे। कभी हम किसी का घोड़ दबाते थे, किसी का पैर दबाते थे, किसी का सर दबाते थे। ऐसा माहौल था उस टाइम पर। मैं बात कर रहा हूँ 1964-65, शायद मतलब आपके फादर की उम्र से भी ज़्यादा उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो पढ़ाई के नाम पे ज़ीरो था। नौकरी, तब भी लोग बोलते थे यार नौकरी जरूर मिल जानी चाहिए, किसी भी तरह मिल जाए, बिना पढ़े मिल जाए। तो ये देखा गया है अक्सर कि आप बिना पढ़े नौकरी नहीं ले सकते हो, और अगर मिल भी गई तो उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो गया। उसी लेवल पर या तो आपको निकाल दिया जाएगा बाद में, या फिर आप अपने आप छोड़ दोगे, आपसे काम नहीं होगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग कामयाब हुए। मैंने जो देखा, मेरी अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है कि जिनको एजुकेशन अच्छी मिली वो सब आगे निकल गए। और कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने पढ़ाई ढंग से की है, हर लेवल पर सबसे ऊंचे स्तर पे गए हैं अपने इस देश के अंदर। बाहर भी चले गए हैं कई लोग तो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। लेकिन सबका जो मूल जो कारण था ऊपर जाने का, वो क्या था? एजुकेशन। आप लोग खुश नसीब हैं, ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। क्योंकि अगर मेरे जैसा लड़का, जिसको कि बाद में जब ये रियलाइज़ किया मेरे पिताजी ने कि मुझे एजुकेशन देनी चाहिए, तो मुझे आगरा लेके गए और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। उस समय मैं चौथी 1 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल दे करके चौथी पास करके 5वीं के एडमिशन के लिए गया था मैं केंद्रीय विद्यालय आगरा। उन्होंने मुझे एडमिशन लेने से इनकार कर दिया, बोला कि इसकी हालत
तो मतलब वो पहली क्लास में भी जाने लायक नहीं है। तो फिर मैं किसी ऐसी रेलवे स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, 4th पढ़ा, फिर 5th के लिए गया तो उन्होंने केंद्रीय विद्यालय ने मेरे को दोबारा 4th में एडमिशन दिया, यानी कि मुझे रिपीट करना पड़ा। लेकिन वो जो 2 साल थे जो मैंने मेहनत करी, उसके बाद यानी कि 5वीं क्लास में मुझे बहुत दिक्कत हुई, कुछ समझ में नहीं आता था। भोजपुरी से ट्रांसलेशन हिंदी में, हिंदी से ट्रांसलेशन इंग्लिश में, उसके बाद जब तक बोलने को चाहता था तब तक वो सब्जेक्ट जो है वो दूसरे पन्ने पे चले जाता है, तीसरे पन्ने की बात करने लगते थे टीचर। तो ऐसी हालत थी मेरी कि मैं एक तरह से ज़ीरो था पढ़ाई में। लेकिन 5वीं में फेल भी हुआ कई बार केंद्रीय विद्यालय के अंदर, पढ़ाई थोड़ा डिफ़िकल्ट लगी हमको, लेकिन करते रहा, हिम्मत नहीं हारी मैंने कहा करेंगे तो ज़रूर, क्योंकि पढ़ाई ही अपना एक रास्ता है। न हमारे पास किसी को घूस देने के पैसे थे, न किसी तरह से भी हम कोई अपना पर्सनल कैरियर ग्रोथ नहीं कर सकते थे, वो एजुकेशन ही हमारी पूंजी थी। उस दिन के बाद से लेकर के आज तक मैंने कभी किसी भी चीज़ में दूसरा चांस नहीं लिया, किसी भी चीज़ में। पहला मौका मिला, पहले मौके में पास, और पास भी अच्छी तरह से, यानी कि पूरा एकदम ऊपर लेवल पे पास हुआ हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सर्विस रिलेटेड कोई इशू हो, चाहे वो बाहर जाने की बात हो, फॉरेन जाने के लिए इंटरव्यू हो, या हायर एजुकेशन के लिए कोई चीज़ हो, कभी भी मुझे दूसरी बार उसको अटेम्प्ट नहीं करना पड़ा उस चीज़ को क्रॉस करने के लिए। कारण वो जो 5वीं क्लास जो मैंने 1-1.5 साल गुजारे एजुकेशन को अपने ठीक करने के लिए, उसकी वजह से जो नींव बनी मेरी, वो मुझे आज तक काम आ रही है। 3-4 लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ मैं। वो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत दिमाग है मेरे में, आप सभी की तरह मेरा भी दिमाग है, सिर्फ एक लगन, एक मेहनत, एक हिम्मत, एक जिद कि मुझे अच्छा करना है और अपने जीवन को मैं खुद ही संभाल सकता हूँ, कोई दूसरा आकर के मेरी मदद नहीं करेगा। आप लोग उसी स्थिति में हैं, उसी स्टेज में हैं। दूसरा कदम आपने ले लिया है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को एक आइडियल आदमी बनाना है, अपने आप को एक आइडियल महिला बनाना है, जो कि जिस काम के लिए भी काम अपना वो बीड़ा उठाती है वो पूरा कर सकती है। तो ये रही पहली बात, एजुकेशन का महत्व आप सभी को पता होना चाहिए, और उसके साथ लगन और मेहनत, ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं आपको ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग आज के डेट में, आज के युग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोगों को पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता चल गई है। तो इसकी वजह से आपके साथ ही साथ बाकी लोग भी उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो वो आपसी कंपटीशन है वो और स्ट्रांग हो गया है। तो ऐसी हालत में हम कैसे आगे जाएं? खाली बोलने से नहीं जा सकते। मैंने एक लेक्चर दे दिया और आप लोगों ने सुन लिया और आप लोग आगे इससे मोटिवेट हो जाएंगे और अपनी मंजिल पा लेंगे या अपना लक्ष्य पा लेंगे, नहीं होगा। उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक माइलस्टोन बनाने पड़ेंगे कि 1 महीने बाद मुझे ये सब आ जाना चाहिए, 2 महीने बाद मैं एकदम मैथ्स में परफेक्ट हो जाऊँ, तीसरे महीने तक जनरल नॉलेज जो सब्जेक्ट है एनडीए का या सीडीएस का या जो एफकेट का, उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, और फिर उसके बाद अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करूँ। टेस्ट करने के लिए किसी दूसरे आदमी का या किसी दूसरे मेथड का इस्तेमाल करूं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं एग्ज़ामिनेशन कंडीशन में हूं,
मॉक टेस्ट जिसकी बात करते हैं, अपने आप को असेस करते हैं कि मैं कितने पानी में अभी हूँ। फिर आप अपनी कमजोरी देखिए कि यार मेरा मैथ्स अभी भी कमज़ोर है, जनरल नॉलेज तकरीबन ठीक हो गई है, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा कि अब मैं कितना टाइम मैथ्स में दूँ, कितना टाइम इसमें दूँ। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है वो आपका तीसरा स्टेप होगा। ऐसी जगह मत जाइए या ऐसी जगह को न चुनिए जहाँ पे रात को आपको नींद ना आए। डिफेंस सर्विसेज में क्या होता है, डट के मेहनत होती है, डट के काम होता है, खेल कूद होता है, पढ़ाई होती है। इससे ज़्यादा पढ़ाई करेंगे जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो ख़त्म नहीं होगी पढ़ाई। आप अगर आपको लगता है कि मैं खाली बस वहाँ जाके बंदूक चलाऊंगा या फिर खाली टैंक चलाऊंगा या एयरक्राफ्ट उड़ाऊंगा, तो आपको गलत फहमी है। एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए जो आपको लाइसेंस मिलता है उसकी जो एग्ज़ाम होती है, आपके जितने रिटर्न हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल में होता है। आधे से ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है पढ़ाई आपके साथ रहती है, और रात को थके होते हो, इतनी बढ़िया नींद आती है, सुबह उठते हो फिर अपने काम पे लग जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सर्विस है ये, और एक बार इस सर्विस में चले जाते हैं तो आपको बिना कुछ प्लान किए नेशनल या भारत माता की सेवा करने का मौका मिलता है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं किस तरह से भारत माता की सेवा करूं। बहुत मौके मिलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बहुत सारे डिफेंस सर्विसेज का आपने देखा होगा जो कि ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल लेके आए हुए हैं, चाहे वो जवान हो चाहे वो ऑफिसर्स हो, सभी ने किया है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको खाली इस सर्विस में मिलेगी। डिफेंस सर्विसेज में भी मौके लिमिटेड हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ हर साल जो है तकरीबन 1-1.5 की वैकेंसी होती है, और एप्लीकेंट्स 12 से 13 लाख होते हैं। अब 12-13 लाख में 1-1.5 साल भर का हर तरह की एंट्री, चाहे उसमें एनडीए ले लीजिए, सीडीएस ले लीजिए, एफकैट ले लीजिए, एएफएसबी लीजिए, जितनी भी एंट्रीज हैं मिला करके परसेंटेज क्या हुई आपकी, आप देख रहे हैं कितना मुश्किल है वो। तो कहने का मतलब है हार नहीं मानना है, इसको एक स्टेपिंग स्टोन समझ करके आप लोग अपनी ज़िंदगी में ढालिए। मुझे उम्मीद है कि आप में से अगर आपके अंदर वो पैशन है तो आपके अंदर से ज़रूर कोई न कोई बाहर निकलेगा। कोई मानिक शॉ बन सकता है, कोई करियप्पा बन सकता है, ठीक है, कोई विक्रम बत्रा बन सकता है, कोई मनोज पांडे बन सकता है, कोई दुष्यंत सिंह भी बन सकता है। तो कहने का मतलब है